बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर सैग क्या होता है और सैग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सैग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हमें पता है कि ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं वो स्पोर्ट्स के दरमियान में लगाई जाती हैं और ट्रांसमिशन लाइन के अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके लगाते हैं, यानी यहाँ पे आपके पास बहुत स्टिफ आपने ट्रांसमिशन लाइन लगाई है, तो इससे क्या हो सकता है कि इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से जब इसके ऊपर लोडिंग इंक्रीज़ होगी, लोडिंग का हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि लोडिंग का यहाँ पे मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिकल लोडिंग नहीं है बल्कि मैकेनिकल लोडिंग भी है। यानी हवा का स्ट्रेस हो सकता है, इसमें विंड आइस का स्ट्रेस हो सकता है। तो किसी वजह से भी अगर इस पर स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा तो इस कंडक्टर के टूटने का ख़तरा है। लेकिन अगर आप टेंशन ज़्यादा कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इससे ये होगा कि ये लाइन ज़्यादा स्ट्रेच हो रही होगी और आपका दो स्पोर्ट्स के दरमियान जो कंडक्टर यूज़ हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा। इससे आपका जो कंडक्टर का मटेरियल होगा वो सेफ हो रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें तो अगर आप टेंशन ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर ज़्यादा कर देते हो, यानी इसके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि लोड का थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होने से ये ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक हो सकती है, जिसकी वजह से हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर थोड़ा बहुत डिप रखते हैं। यानी ट्रांसमिशन लाइन जो एक्चुअल होगी वो इतनी स्टिफनेस से नहीं लगी होगी बल्कि उसमें थोड़ा बहुत इस तरह करके आप एक डिप रखोगे और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, यानी ये जो ट्रांसमिशन लाइन के जो स्पोर्ट्स हैं इनके ये जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो फासला बनता है इसको आप बोलते हैं स्पैन। और इस लाइन से ट्रांसमिशन जो एक्चुअल लाइन आपने इंस्टॉल की होगी उसका जो मिनिमम पॉइंट है उन दोनों के दरमियान में जो फासला होगा इसको हम बोलेंगे सैग। तो हमने क्या देखा कि ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगी टेंशन और एक होगा सैग। तो टेंशन का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर आप ट्रांसमिशन लाइन को बहुत ही स्टिफ करके यहाँ पे लगाते हो, यानी यहाँ पे आपने स्ट्रेस उसके अंदर ज़्यादा कर दिया, बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपने लगाई है, तो उससे जो फ़ायदा होगा वो आपको क्या होगा कि आप मटेरियल सेव करेंगे। और डिसएडवांटेज ये होगा कि आपके पास मटेरियल के ब्रेक होने का या कंडक्टर के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जबकि सैग क्या होगा, सैग से ये हो सकता है कि आप ट्रांसमिशन लाइन या कंडक्टर के अंदर जब सैग ऐड करेंगे तो उससे उसके अंदर टेंशन कम होगी, यानी जब आप सैग बढ़ाएंगे तो टेंशन कम होगी। और टेंशन कम होने का मतलब ये है कि आप जो एक्स्ट्रा लोड है उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। सैग को बढ़ाने से ऑफ कोर्स जो कंडक्टर यहाँ पे स्पोर्ट्स के दरमियान में आ रहा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल कंडक्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी अगर आप सैग को बढ़ाते हो तो कंडक्टर की जो ओवरऑल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आप सैग डालेंगे तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने सैग ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि स्पोर्ट्स जहाँ पे भी लगी होंगी, फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ पे एक हॉरिजेंटल सरफेस पे या प्लेन ग्राउंड पे लगी हुई हैं, तो आपको एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है इस प्लेन सरफेस के और यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट है इस कर्व का, तो आपने क्लियरेंस को भी मेंटेन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप सैग को बढ़ा रहे होंगे तो आपने क्लियरेंस को भी कंसिडर करना है। अभी तक हमने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सैग क्या होता है और हमने दो डेफिनेशंस पढ़ ली हैं कि स्पैन और सैग क्या होता है। तो सैग को जो अगर हम डिफाइन करें तो सैग क्या होगा, सैग होगा डिफरेंस इन लेवल बिटवीन पॉइंट्स ऑफ स्पोर्ट्स
and the lowest point on conductor. सैग को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहले होता है कंडक्टर का अपना वेट, यानी कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ। आगे चल के हम देखेंगे कि वेट पर यूनिट लेंथ का यहाँ पे क्या मतलब है, लेकिन फॉर टाइम बिंग सिर्फ आप ये समझ लें कि हम अगर कोई भी कंडक्टर ज्यूम करते हैं तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे जो वेट होगा वो एक हमें पता है कि वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो वेट डिफरेंट पॉइंट्स पे जिस तरह भी आपने कंडक्टर लगाया होगा इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और एक कंबाइंड जो फोर्स बनेगी, यानी अगर हर पॉइंट का हम वेट इस तरह से डिफाइन कर लें तो एक कलेक्टिव इफेक्ट जो होगा वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो ओवरऑल वेट एक्ट कर रहा होगा वो हम सेंटर से रखेंगे। अगर हमारे पास एक कंडक्टर इस तरह बिल्कुल हॉरिजेंटल लगा हुआ है और हर पॉइंट पे वेट इस तरह एक्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली, लेकिन अगर हमारे पास कंडक्टर फॉर एग्जांपल कुछ इस फॉर्म में लगा है कि एक पॉइंट यहाँ नीचे है, एक यहाँ सपोर्ट का दूसरे पॉइंट जो ऊपर है, तो कंडक्टर कुछ अगर इस तरह लगा हुआ है तो अब यहाँ पे ये होगा कि जो यहाँ पे वेट है वो कुछ जो आपके वेट के वेक्टर्स बन रहे होंगे वो दूर दूर होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे इस तरफ जो होगा यहाँ पे वेट के जो ये वेक्टर्स हैं ये करीब करीब आते जाएंगे। तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि जो नेट वेट का जो वेक्टर बन रहा हो वो सेंटर में आ रहा हो। इस केस में ये जो आपका कलेक्टिव वेट बन रहा होगा वो कुछ इस तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ से सैग पे क्या इफेक्ट होता है कि जितना भी आपके पास कंडक्टर वेट ज़्यादा होगा उतना ही सैग ज़्यादा होगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी एक चीज़ ले लें, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग ले लें या कोई फॉर एग्जांपल कोई चेन वगैरह ले लें और आप उसको अपने दोनों हाथों में रखें और उसको फ्रीली छोड़ दें, फॉर एग्जांपल कि आप सिर्फ अपने दोनों हाथों से उसको एक्सपोर्ट प्रोवाइड की हो, तो आप देखेंगे कि वो जो वेट है उसकी बेस पे वो आपकी जो स्ट्रिंग होगी या वो चेन होगी वो डाउनवर्ड्स की तरफ आ रही होगी। तो जितना वेट ज़्यादा होगा उतने ही वो डाउन आएगी, यानी अगर आपका कंडक्टर का वेट ज़्यादा है, कंडक्टर अगर वेट आपके पास ज़्यादा होगा तो सैग भी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर जो ट्रांसमिशन लाइन के इसको सैग को इफेक्ट करेगा वो होगी टेंशन। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि टेंशन और सैग एक दूसरे के इन्वर्स एक्ट कर रहे होंगे, यानी अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के अंदर टेंशन को बढ़ा रहे हैं, टेंशन को बढ़ाने का मतलब ये है कि आप ट्रांसमिशन लाइन को दोनों स्पोर्ट्स के दरमियान ज़्यादा स्टिफली लगा रहे हो, तो टेंशन इंक्रीज होने से जो सैग होगा वो क्या होता है, कम होता है। तो अगर आप टेंशन बढ़ाते हैं तो सैग क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। टेंशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये आप कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो आपके फोर्स लग रही होती है ना वो होती है टेंशन। तो टेंशन हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। जैसे अगर आप ये वाले डायरेक्शन ले तो अब इसमें हमारे पास जो टेंशन की डायरेक्शन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पॉइंट पे ये अगर मिनिमम लोएस्ट पॉइंट है तो इसमें यहाँ इस तरह हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही होगी, जबकि यहाँ पे जो टेंशन हो रही होगी वो आप इस तरह टेंजेंट्स बना के एक्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर आपका ये लोएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का एक्ट कर रहा है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, जीरो है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने टेंजेंट ड्रॉ करना और इस टेंजेंट के ड्रॉ करने से उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हमने देखा कि जितनी भी आप ट्रांसमिशन लाइन के अंदर टेंशन ज़्यादा करते जाएंगे, यानी आप उसको स्पोर्ट्स के दरमियान में ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो, तो उसका जो सैग होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तीसरी चीज़ जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सैग को इफेक्ट कर सकती है वो विंड है या एयर का जो प्रेशर होगा।
ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो विंड है वो एक सर्टेन प्रोजेक्टेड एरिया पे लगती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और जो विंड है उसको ज़्यादातर हम हॉरिजॉन्टल लोड के तौर पे लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लोड का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगती है एट राइट एंगल to the projected area of कंडक्टर। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एक कंडक्टर अज्यूम करें ये है और इसको आप कंडक्टर का एक सर्टेन पोर्शन लें, तो अब विंड जो होगी वो आपके पास कैसे आ रही होगी, वो इस तरह टॉप से नहीं आ रही होगी बल्कि वो एक हॉरिजॉन्टल साइड्स डायरेक्शन में आ रही होगी। यानी अगर एक कंडक्टर ये लगा हुआ है, अब इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये बनती है कि अगर इस पे फोर्स इस साइड से या इस साइड से लग रही है, और वर्टिकल डायरेक्शन इस पेज के ऊपर इसकी ऐसे बनेगी कि इसके अगर इस तरह टॉप के ऊपर से यानी पेज से बाहर से या फोर्स आ रही है, तो अब जो विंड होती है वो मोस्टली जो होती है ना, ज़रूरी नहीं है वो हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम अज्यूम करते हैं कि विंड जो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पे एक्ट कर रही होगी वो हॉरिजॉन्टल कर रही होगी। और आप देख सकते हैं कि ये कौन सा एंगल बना रही है, 90। तो इसका मतलब ये है कि अब जो विंड को एरिया अवेलेबल होगा वो डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का एक्चुअल एरिया कितना है। अगर कंडक्टर का एक्चुअल एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि विंड को ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा इम्पैक्ट करने के लिए। तो हम पहले देख चुके हैं कि जब हम कंडक्टर्स की स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर आप कॉपर का कंडक्टर यूज़ करते हो तो उसके अंदर जो कंडक्टर का एरिया होगा वो कम होगा फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ करंट, जबकि उसके बरक्स अगर उतना ही करंट आपने एल्यूमिनियम कंडक्टर में से पास करना है तो आपको एल्यूमिनियम कंडक्टर का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। सो इसका मतलब यह है कि कॉपर के अंदर जो आपके पास एरिया विंड लोड को अवेलेबल होगा वो कम होगा, जबकि एल्यूमिनियम के अंदर सेम उतनी ही करंट के लिए जो कंडक्टर आप इस्तेमाल कर रहे होगे वो एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे सैग कैसे इफेक्ट होगा कि जब हमारे पास विंड इस पे आएगी लगेगी तो उसके इम्पैक्ट की वजह से ये कंडक्टर क्या होगा, बेंड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर विंड लोड बढ़ता है तो अल्टीमेटली आपका सैग भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट जो चीज़ इसको इफेक्ट करती है वो है टेम्परेचर। तो फोर्थ पे हमारे पास क्या आ गया है, टेम्परेचर। टेम्परेचर सैग को इस तरह इफेक्ट करता है कि हमें पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपैंड करने की वजह से अब सपोज करें आपने ये दो स्पोर्ट्स लगाई और इन दो स्पोर्ट्स के दरमियान में कंडक्टर है। अब जब आपका कंडक्टर एक्सपैंड करेगा तो एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि उसके पास और जो उसके एक्सपैंड करने से लेंथ इंक्रीज हो रही है, उस लेंथ को एडजस्ट करने का एक ही तरीका है कि ये आहिस्ता आहिस्ता कंडक्टर यहाँ पे नीचे की तरफ आना शुरू होगा। अब हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर आपके पास एक ओरिजेंटल बिल्कुल एक स्ट्रेच्ड आपने लाइन लगाई हो और एक आपने इस तरह करके कर्व बनाई हुई, तो जो कर्व वाली चीज़ है इसके अंदर जो कंडक्टर का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होगा वो ज़्यादा है, या अल्टीमेटली लेंथ क्या होगी, ज़्यादा हो रही होगी। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपके पास जो सैग होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो सैग भी हमारे पास क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। नेक्स्ट हम जो फैक्टर इफेक्ट करता है सैग को वो होता है स्पैन। ये डिज़ाइन के टाइम पे चीज़ की जाती है। बाकी ये देखें टेम्परेचर, विंड और जो आपका टेंशन, कंडक्टर वेट, ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट चेंज हो रही होंगी। जैसे टेम्परेचर का चेंज होना है, विंड का चेंज होना है, इसके अलावा टेंशन भी जो होगी डिज़ाइन करते हुए हमने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेंशन लाइन के अंदर रखनी है और उसके मुताबिक सैग को डिफाइन करना है, और सैग को हमने एक परमिजिबल वैल्यू भी देनी है या गुंजाइश एक देनी है जिससे वो विंड के लोड को भी क्या कर सके, बियर कर सके। अब ये जो स्पैन है ये भी हम क्या करते हैं, डिज़ाइन के टाइम सेलेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्पैन हम डिफाइन कर चुके हैं कि अगर आपके पास दो स्पोर्ट्स लगी हैं तो दो स्पोर्ट्स के दरमियान जो फासला है उसको हमने क्या कहा था, स्पैन। तो अब अगर आप स्पैन बढ़ाते हो
तो स्पैन बढ़ाने से अल्टीमेटली जो कंडक्टर के अंदर सैग होगा वो भी क्या आना शुरू हो जाएगा ज़्यादा। और अगर आप स्पोर्ट्स करीब करीब लगाते हो तो अब इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो वायर होगी वो जो होगी वो आप स्ट्रेच करके लगा रहे होगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी स्पोर्ट्स नज़दीक नज़दीक लगी हैं तो जो स्पोर्ट्स हैं ये क्या करेंगी कि अब ये आपके पास ना जो कंडक्टर आपने स्ट्रेच किया है उसका जो वेट है उसको बियर कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स को दूर कर दिया और आपने कंडक्टर को स्ट्रेच करके लगाया हुआ है तो जो एक्स्ट्रा वेट आएगा उसको आपके जो स्पोर्ट्स हैं वो बियर नहीं कर पाएंगी। यानी अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेट आता है और ये नीचे की तरफ बेंड होना शुरू होती है और आपने स्पैन ज़्यादा रखा हुआ है तो इससे क्या होगा कि या तो आपके यहाँ पे इंसुलेटर टूट जाएंगे या अगर आपने यहाँ पे क्रॉस आर्म्स लगाई हुई हैं तो क्रॉस आर्म्स भी टूट सकती हैं। तो किसी न किसी तरह से आपका जो है वो इफेक्ट आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पैन बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली आपको सैग भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि कंडक्टर को जो पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं उनमें से सबसे पहला फैक्टर था कंडक्टर का अपना वेट। उसके बाद हमने देखा कि कंडक्टर को जो एक फैक्टर और इफेक्ट करता है वो है विंड। अल्टीमेटली कंडक्टर के को जो भी चीज़ें उसके वेट को चेंज कर रही होंगी या उसके जो है इफेक्ट कर रही होंगी इसको इफेक्टिव वेट को, तो इसका मतलब उन सारों को हम कंसिडर करेंगे कंडक्टर की लोडिंग को कैलकुलेट करने में। तो अगर हमें कंडक्टर के ऊपर ओवरऑल लोडिंग को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें कंडक्टर का अपना वेट पता हो, यानी वेट पर यूनिट लेंथ जो है वो पता हो। इसके अलावा कंडक्टर के ऊपर जो और वेट आ सकता है वो किसकी वजह से आ सकता है, आइस और स्नो की वजह से, और वो आइस और स्नो जो उसके ऊपर जम जाएगी। और तीसरी जो चीज़ हो सकती है वो विंड। तो हम देख चुके हैं इन सारों का जो इफेक्ट है कि आपके पास विंड की वजह से भी कंडक्टर क्या होगा, उसके सैग चेंज होगा, और वेट जो आइस और स्नो है उसकी वजह से भी कंडक्टर के ऊपर एक्स्ट्रा वेट आएगा तो उसकी वजह से भी उसका सैग चेंज होगा, और जो कंडक्टर का अपना वेट है उसकी वजह से भी कंडक्टर जो है उसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो इसका मतलब है सैग क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सैग की कैलकुलेशन करनी है तो हमें कंडक्टर के ओवरऑल लोड को क्या करना होगा, डिटरमिन करना होगा, और कंडक्टर के ओवरऑल लोड को डिटरमिन करते हुए हमें इन सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमने देखा कि अगर आप सैग को इंक्रीज़ करते हैं तो सैग को इंक्रीज़ करने से हमारे पास कंडक्टर की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा और ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम सैग को एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो सैग को मिनिमम करने की जो कुछ रीज़न्स हमारे पास होती हैं उनमें से हमारे पास सबसे पहली रीज़न है कि हम अगर सैग को ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जो पोल्स हम यूज़ कर रहे हैं या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं उनकी लेंथ या उनकी हाइट को भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हाइट कम रखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कंडक्टर जो है ग्राउंड के या जो भी नीचे सरफेस है जिससे उसे हमें क्लियरेंस प्रोवाइड करनी है उसके करीब है, तो इसका मतलब ये कि जो रिक्वायर्ड क्लियरेंस है वो आप अचीव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर सैग को मिनिमम रखने की एक रीज़न क्या होगी कि हमें पोल हाइट ज़्यादा नहीं करनी, और दूसरी रीज़न ये है कि सैग अगर कम होगा तो अल्टीमेटली जो क्लियरेंस होगी वो भी हम अचीव कर सकते हैं। अगर सैग आप ज़्यादा करते हो तो फिर उस क्लियरेंस को अचीव करने के लिए आपको पोल की हाइट क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये दोनों पहले दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं। तीसरी चीज़ जो होगी वो ये है कि अगर आपने ओरिजेंटली फॉर्म में ओरिजेंटली फॉर्म में आपका कंडक्टर्स लगे हैं, यानी कंडक्टर्स एक दूसरे के यानी इस तरह नहीं आ रहे, यानी एक टॉप पे है फिर एक सेंटर में है एक बॉटम, बल्कि तीनों डायरेक्शन एक डायरेक्शन में पैरेलल फॉर्म में लगे हुए हैं, यानी कुछ इस तरफ हैं। यानी एक कंडक्टर इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, यानी आपके तीनों कंडक्टर्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जा रहे हैं। तो अब इस केस में ये होगा कि अगर आप सैग ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हो तो सैग ज़्यादा प्रोवाइड करने से जब विंड वगैरह के केस में कंडक्टर के अंदर स्विंगिंग भी ज़्यादा होगी। यानी आपका जो अगर सैग सपोज करें एक कंडक्टर है उसके अंदर सैग इतना है, इसके अलावा एक सैग इतना है,
और एक सैग सपोज करें इतना है, तो ये 1 2 3। तो जो 1 केस है इसके अंदर जो स्विंग है वो सबसे कम आ रहा होगा, यानी इस कंडक्टर के अंदर जो झोल आएगा वो सबसे कम आएगा। लेकिन जो सेकंड केस है इसके अंदर स्विंग सबसे ज़्यादा आएगा, और इसमें 3 में सॉरी सेकंड में 1 से ज़्यादा और 3 में सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सैग ज़्यादा रखते हो तो ये स्विंग ज़्यादा आने का खतरा है, और अगर आप ओरिजेंटल कंडक्टर्स को ले रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का स्विंग जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आप वर्टिकल कंडक्टर्स लगा रहे होते हो तो वर्टिकल कंडक्टर्स में एक कंडक्टर टॉप के ऊपर होता है तो उसका स्विंग इस तरह, दूसरे कंडक्टर का स्विंग इस तरह, तीसरे का इस तरह। तो इसका मतलब ये है कि अब जब ये कंडक्टर स्विंग करेगा, ये स्विंग कैसे करेगा, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में स्विंग करेगा, यानी ये इस तरह से कुछ कर्व की फॉर्म में स्विंग कर रहा होगा। तो क्योंकि नीचे वाला कंडक्टर ऑलरेडी जो है वो का फासले के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि टॉप कंडक्टर जो बॉटम कंडक्टर, इन दोनों का आपस में जो क्रॉस होना है उसके चांसेस निग्लिजिबल हैं। लेकिन जब आपके पास ओरिजेंटल कंडक्टर्स होते हैं तो उस केस में आपके पास तीनों का जो स्विंग है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, यानी तीनों का स्विंग जो है वो इस तरह एक कर्व की फॉर्म में बन रहा है। अब अगर इस कर्व ये स्विंग इतना ज़्यादा है कि ये स्विंग करते हो किसी टाइम पे भी एक दूसरे से टकरा सकते हैं, तो उस केस में भी आपका जो है सारा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो कम से कम सैग रखने से हम ये भी अचीव कर सकते हैं कि ये स्विंग कम हो जाएगा, और स्विंग कम होने से कंडक्टर का आपस में जो क्रॉस करना है उसको अवॉइड हम कर सकते हैं। हम देख चुके हैं कि टेम्परेचर सैग को इफ़ेक्ट करता है, और टेम्परेचर सैग को इस वजह से इफ़ेक्ट करता है क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज़ होती है जिससे सैग बढ़ता है, और टेंशन क्या हो जाती है, उससे कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर एक कंडक्टर्स की एक्सपेंशन की वजह से सैग को इफ़ेक्ट करता है। दूसरा, जब टेम्परेचर कम होता है तो उससे क्या होकर कंडक्टर्स की लेंथ कम होती है और उससे सैग कम हो जाता है, जिससे टेंशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कंडक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से भी सैग को इफ़ेक्ट करेगा। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी टेम्परेचर चेंज की वजह से एक कंडक्टर की लेंथ में क्या चेंज आएगा, तो उसके लिए हर कंडक्टर के लिए एक थर्मल कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया होता है, जिसको यहाँ पे इस बुक में हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ टेम्परेचर चेंज। यानी आप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उससे कंडक्टर की लेंथ में जो चेंज आती है विद पर यूनिट लेंथ, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर हमने इसको एक रिलेशनशिप की फॉर्म में डिफाइन करना हो तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहली टर्म लिखी है चेंज इन लेंथ, तो जब भी यहाँ पे चेंज का लफ्ज़ कहीं पे भी आएगा तो चेंज का मतलब होगा आपकी वैल्यू एक इनिशियल पॉइंट से चेंज हो रही है और एक फाइनल वैल्यू अचीव कर रही है। तो इसका मतलब अगर आपने चेंज को देखना है तो आप उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह है कि जो डेल्टा एल है यहाँ पे चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे एल नॉट जो है वो इनिशियल लेंथ है, और एल वन क्या है, जब आपका टेम्परेचर की वजह से कंडक्टर एक्सपेंड कर गया तो जो नई जो नई लेंथ है उसको हमने क्या कहा, एल वन। तो जो चेंज आया वो हमारे पास क्या है, डेल्टा एल। जब भी पर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने डिवाइड करना है, तो यानी इसका मतलब ये है कि चेंज इन लेंथ को हमने किससे डिवाइड करना है, यूनिट लेंथ से, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इनिशियल लेंथ। और फिर इसके बाद दोबारा से पर डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो इसका मतलब है कि हमें आखिर में टेम्परेचर चेंज से भी इसको डिवाइड करना है। तो टेम्परेचर चेंज को अगेन जिस तरह हमने लेंथ की चेंज को रिप्रेजेंट किया है इसी तरह हम टेम्परेचर चेंज को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेम्परेचर चेंज दो टेम्परेचर्स का डिफरेंस होगा, जिसमें टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर लेंथ हमारी एल नॉट थी, और टी वन हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर हमारी लेंथ चेंज होके एल वन हो गई है। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक ऐसा केस हो सकता है जिसके अंदर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो लेकिन जो स्ट्रेस है वो क्या है, कांस्टेंट है या अनचेंज आ रही है। सो इस केस में अब टेम्परेचर चेंज होने से हम देख चुके हैं कि मटेरियल की लेंथ चेंज होगी या कंडक्टर की लेंथ चेंज होगी। सो इसमें चेंज इन लेंथ के लिए हम जो टेम्परेचर जो रिलेशन यूज़ करेंगे
वो हम जो अभी हमने रिलेशन डिराइव किया है, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, उसी के रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो डेल्टा एल है ये चेंज इन लेंथ होगा, अल्फ़ा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, और एल नॉट इनिशियल लेंथ है। लेकिन जब हमारा दूसरा केस होगा कि जिसके अंदर हम टेम्परेचर हमारा अनचेंज है और स्ट्रेस चेंज हो रहा है, उस केस में हम इस फार्मूला को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर अनचेंज है तो इसका मतलब ये है कि हमारा डेल्टा टी क्या है, ज़ीरो होगा, और उस डेल्टा टी को जब आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वहाँ पे चेंज इन लेंथ क्या आ रहा होगा, ज़ीरो आएगा। तो इसके ये यहाँ पे इस लिहाज से गलत है कि जब भी स्ट्रेस पड़ रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी लेंथ क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। सो अब जब हमने अब यहाँ पे जो रिलेशन यूज़ करना है उसका तलक उस रिलेशन के अंदर टेम्परेचर की बजाय हमें लेंथ या स्ट्रेस के पैरामीटर को लेके आना है। तो उसके लिए हम जो एक फार्मूला पहले ऑलरेडी हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि यंग्स मॉडुलस का हमने एक फार्मूला देखा था, जिसके अंदर हमने डिफाइन किया था कि जो यंग मॉडुलस होता है वो हमने डिफाइन किया था स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो अब हमने इस फार्मूले के अंदर देखना है कि चेंज इन लेंथ कैसे आ रही। तो स्ट्रेस को हम लिख लेते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन हमारे पास क्या होती है, डेल्टा एल ओवर एल नॉट। सो अब हमने यहाँ पे इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया है। हमने ये देखना है कि हमारे पास लेंथ में कितना चेंज आया है। तो इसमें इस रिलेशन में जो है एल नॉट है, इनिशियल लेंथ है। डेल्टा टी यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं है बल्कि टेंशन में कितनी चेंज, यानी स्ट्रेस कितनी चेंज हुई है। टेंशन भी एक फोर्स है, स्ट्रेस में भी हम क्या देख रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी ओवर ए हमारे पास क्या है, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या स्ट्रेस की चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके एक सर्टेन एरिया पे कितनी फोर्स में चेंज आई है। और एम यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है यंग्स मॉडुलस को। जो यहाँ पे यूनिट्स अभी लिखी गई हैं उनमें हमारे पास टेंशन या फोर्स की जो यूनिट है वो पाउंड्स में है। इसके जो न्यूटन के अंदर कन्वर्जन है वो हम ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट बनती है वो पाउंड इंचेस की, यानी फोर्स इनटू लेंथ की बनती है। और जो ए है ये हमारे पास यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमने दो केसेस देख लिए हैं। पहला केस हमने क्या देखा है कि अगर आपके पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन स्ट्रेस कांस्टेंट है या अनचेंज है, तो उस केस में हमने इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करना है चेंज इन लेंथ को निकालने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा और हमारे पास स्ट्रेस चेंज हो रहा है या टेंशन इन अदर वर्ड्स चेंज हो रही है, तो उस केस में हम इस रिलेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हमने इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है। और इस रिलेशन के अंदर यहाँ पे ये डेल्टा टी टेम्परेचर नहीं है बल्कि टेंशन है। तो यहाँ पे दो टेंशन्स का डिफरेंस है, यानी T1 हमारे पास जो है टी नॉट इनिशियल टेंशन, और T1 जो चेंज होने के बाद स्ट्रेस के पड़ने के बाद ये जो सेकंड टेंशन थी वो है। सो अब हमारे पास इस रिलेशन को यूज़ करके हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे इन केस ऑफ स्ट्रेस चेंज व्हेन टेम्परेचर इज अनचेंज।